हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय स्टडी टाइम। आज के इस वीडियो में हम एक फेमस पोएम को डिस्कस करेंगे। पोएम का नेम है हंगर। इस पोएम को जयंत महापात्रा जी ने लिखा है। जयंत महापात्रा जी का जो कंट्रीब्यूशन है इंडियन इंग्लिश पोएट्री के लिए वो बहुत बड़ा है। तो जयंत महापात्रा जी का अगर बायोग्राफी इस वीडियो में हम डिस्कस करें तो ये एक लंबा वीडियो हो जाएगा। तो मैं यहाँ पर सिर्फ आपको ब्रीफ इंट्रोडक्शन दे देता हूँ। तो उससे पहले अगर आपने इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिए एंड शेयर कर दीजिए। तो चलिए आज का ये वीडियो शुरू करते हैं। जयंत महापात्रा जी का जन्म 1928 कटक उड़ीसा में हुआ था। जयंत महापात्रा जी फर्स्ट इंडियन पोएट हैं जिनको पोएट्री के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। रिलेशनशिप ये उनका एक लॉन्ग पोएम है, इसकी वजह से उनको साहित्य अकादमी प्राइज मिला था। तो वो फर्स्ट इंडियन हैं जिनको पोएट्री के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है। अगर आपको पूछा जाए फर्स्ट इंडियन हु रिसीव साहित्य अकादमी तो आपका आंसर आएगा R.K. नारायण। ठीक है, R.K. नारायण फर्स्ट इंडियन है जिनको साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है, क्योंकि उनका एक नोवेल है द गाइड। ये एक नोवेल है, इसकी वजह से उन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है। लेकिन अगर आपको स्पेसिफिकली पूछा जाए कि पोएट्री में किसको फर्स्ट साहित्य अकादमी प्राइज मिला है तो आपका आंसर हो जाएगा जयंत महापात्रा। लेकिन ओवरऑल पूछा जाए कि फर्स्ट इंडियन हु रिसीव द साहित्य अकादमी प्राइज तो आपका आंसर हो जाएगा R.K. नारायण। ठीक है, तो चलिए इस पोएम को हम लाइन बाय लाइन समझते हैं। हंगर, ये जो पोएम है ये एक नैरेटिव पोएम है। पोएट ने खुद कहा है कि ये जो पोएम है ये एक रियल लाइफ इंसिडेंट से इंस्पायर्ड है। लेकिन पोएट ने कहीं पर ये नहीं कहा है कि ये उनके साथ हुआ है या नहीं। पोएट एक पर्सोना के थ्रू, एक प्रोटैगनिस्ट के थ्रू ये जो इंसिडेंट है उसे नरेट कर रहे हैं। ये जो पोएम है ये एक कहानी बयां करती है। यहाँ पर टोटल 4 स्टांजा हैं। तो यहाँ पर जो हंगर की बात कहा गया है, यहाँ पर 2 टाइप्स के हंगर के बारे में हमें बताया गया है। एक हंगर फॉर फूड एंड दूसरा है हंगर फॉर सेक्स। ठीक है, तो कैसे जो हंगर फॉर स्टोमैक है, हंगर फॉर जो फूड है, वो कैसे एक परिस्थिति से गुजरने के लिए हमें मजबूर कर देता है, वो यहाँ पर बहुत ही अच्छे तरीके से दर्शाया गया है। और ये एक बहुत ही फेमस पोएम है। तो चलिए इस पोएम को हम लाइन बाय लाइन समझते हैं। और ये जो पोएम है ये बहुत ही पैथेटिक पोएम भी है। It was hard to believe the flesh was heavy on my back. The fisherman said, "Will you have her?" carelessly trailing his nets and his knobs, as though his words sanctified the purpose with which he fished himself. I saw his white bone thrash his eyes. It was hard to believe the flesh was heavy on my back. ये पोएम का फर्स्ट लाइन है। तो इसे अगर देखेंगे तो हमें ऐसा लगेगा कि जो प्रोटैगनिस्ट है उनके कंधों पर, उनके पीठ पर बहुत ही हैवी लोड है, तो इसीलिए उन्हें पेन हो रहा है। लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये पोएम का ओपनिंग लाइन है और इस फर्स्ट लाइन से हमें इस पोएम का जो थीम है उसके बारे में पता चलता है। इस फर्स्ट लाइन का मतलब है द प्रोटैगनिस्ट हैड ए स्ट्रॉन्ग अर्ज फॉर सेक्स। उन्हें सेक्स करने का मन कर रहा है, तो इसीलिए यहाँ पर प्रोटैगनिस्ट बिलीव नहीं कर पा रहे हैं कि उन्हें एक स्ट्रॉन्ग फीलिंग आ रही है सेक्स करने के लिए। ठीक है, तो यहाँ पर हमें एक चीज़ ध्यान देना होगा। जो रिच पीपुल होते हैं, रिच पीपुल के पास बहुत सारा पैसा होता है और खाने के लिए बहुत सारा सामान होता है। ठीक है, फिर भी उन्हें भूख लगता है। लेकिन वो जो भूख है वो यहाँ पर फूड का भूख नहीं है, वो किसी और चीज़ का भूख है। लेकिन जो पुअर पीपुल होते हैं उन्हें भूख लगता है और उनके पास खाने के लिए कोई सामान भी नहीं होता है, तो वो अपने भूख मिटाने के लिए ऐसे परिस्थितियों से गुजरने के लिए मजबूर हो जाते हैं। तो यहाँ पर कुछ ऐसे परिस्थितियों के बारे में नरेट किया गया है। तो चलिए पोएम को आगे देखते हैं। द फिशरमैन सेड, विल यू हैव हर। तो यहाँ पर सेकेंड लाइन में हमें पता चलता है कि जो प्रोटैगनिस्ट है वो एक बोट पर हैं और वहाँ पर जो फिशरमैन है वो कह रहा है विल यू हैव हर। तो यहाँ पर जो हार है ये फिशरमैन की बेटी को रेफर कर रहा है। हार का मतलब जो फिशरमैन की बेटी है। तो फिशरमैन कह रहा है, क्या आप मेरी बेटी के साथ सेक्स करना चाहोगे? केयरलेसली ट्रेलिंग हिज नेट्स एंड हिज नॉब्स एज दो हिज वर्ड्स सैंक्टिफाइड द पर्पस विथ विच ही फिश्ड हिमसेल्फ। जो फिशरमैन है वो जो जाल है, जो नेट है, उसे खींचते हुए ये कह रहा है, उसे केयरलेसली खींचते हुए प्रोटैगनिस्ट को कह रहा है, क्या आप मेरी बेटी के साथ सेक्स करोगे? तो यहाँ पर ये जो सीन है ये बहुत ही स्ट्रेंज है और बहुत ही दुखद है, क्योंकि जो फिशरमैन है वो अपने पेट की भूख मिटाने के लिए, कुछ पैसों के लिए एक स्ट्रेंज आदमी के साथ अपनी बेटी को भेज रहा है। ठीक है, एक स्ट्रेंज आदमी को कह रहा है कि अपने बेटी के साथ सेक्स करने के लिए। एज दो हिज वर्ड सेंटिफाइड। सेंटिफाइड यहाँ पर एक आयरोनिकली यूज हो रहा है,
क्योंकि जो फिशरमैन है वो जो प्रोटैगनिस्ट को बता रहे हैं वो उसके लिए कोई नई बात नहीं है, क्योंकि वो हर रोज़ ऐसे अपने पेट का जो भूख है उसे मिटाने के लिए कोई ना कोई जुगाड़ करता होगा। और ये जो खुद का जो बेटी है उसे ऑफ़र कर रहा है, ये भी उसके लिए कोई नई बात नहीं है। वो बहुत सारे लोगों को ये बात पहले भी कह चुका होगा। आई सॉ हिज व्हाइट बोन थ्रैश हिज आइज। तो प्रोटैगनिस्ट ये देख पा रहे हैं, वो फिशरमैन ये केयरलेसली बता तो रहा है लेकिन उसके अंदर एक क्यूरियोसिटी है कि प्रोटैगनिस्ट का आंसर क्या आएगा, उसका आंसर यस आएगा या नो आएगा, ये जानने के लिए वो फिशरमैन क्यूरियस है। क्योंकि अगर प्रोटैगनिस्ट का आंसर यस आता है तो फिशरमैन को कुछ पैसे मिल जाएंगे अपने पेट का जो भूख है वो मिटाने के लिए। तो इसीलिए फिशरमैन यहाँ पर क्यूरियस भी है और ये प्रोटैगनिस्ट साफ देख पा रहे हैं उसके आंखों से। I followed him across the sprawling sands, my mind thumping in the flesh sling. Hopefully, perhaps in burning the house I lived in, silence gripped my sleeves. His body clawed at the froth. His old nets had only dragged off from the seas. I followed him across the sprawling sand. तो कहीं ना कहीं फिशरमैन का जो ऑफर था उसे प्रोटैगनिस्ट ने एक्सेप्ट किया होगा, इसीलिए प्रोटैगनिस्ट यहाँ पर फिशरमैन को फॉलो कर रहे हैं अक्रॉस द स्प्रॉलिंग सैंड, यानी समंदर के किनारे किनारे वो जा रहे हैं। माई माइंड थम्पिंग इन द फ्लैश स्लिंग। यहाँ पर सिचुएशन कुछ ऐसा है कि जो प्रोटैगनिस्ट है उनका माइंड बहुत ज़ोर से कांप रहा है। ठीक है, यहाँ पर स्लिंग का मतलब होता है जब कभी हाथ पैर टूट जाता है तो वहाँ पर बैंडेज लगाया जाता है ताकि वो हैंड को या फिर लेग्स को सपोर्ट कर सके। स्लिंग का मतलब यहाँ पर जो बैंडेज होता है। ठीक है, तो यहाँ पर सिचुएशन ऐसा है कि जो प्रोटैगनिस्ट है उनका माइंड बहुत ज़ोर से कांप रहा है, तो उसे सपोर्ट कौन कर रहा है, उसे फ्लैश सपोर्ट कर रहा है, उसे स्थिर रखने के लिए फ्लैश सपोर्ट कर रहा है। जैसे जब कभी भी हाथ पैर टूट जाता है तो उसे सपोर्ट करने के लिए जैसे स्लिंग होता है या फिर बैंडेज होता है, उसी तरह जो प्रोटैगनिस्ट का माइंड है उसे वो कांप रहा है, तो उसे स्थिर रखने के लिए उनका जो फ्लैश है यानी उनका जो स्किन है वो सपोर्ट कर रहा है। होपले परहैप्स इन बर्निंग द हाउस आई लिव्ड इन। तो यहाँ पर जो प्रोटैगनिस्ट है जिस काम से जा रहे हैं, अपने सेक्सुअल डिज़ायर मिटाने के लिए जा रहे हैं, वो बहुत ही इमोरल है, बहुत ही पाप है। ठीक है, तो परहैप्स होपलेस इन बर्निंग द हाउस आई लिव्ड इन। तो ये जो पाप है ये धुल जाएगा मेरा जो घर है उसे जलाने से। तो प्रोटैगनिस्ट ये सोच रहे हैं कि ये जो मैं पाप करने जा रहा हूँ ये मिट जाएगा अगर मैं जहाँ रहता हूँ उसे जला दिया जाए तो। Silence gripped my sleeves, his body clawed at the froth, his old nets had only dragged off from the seas। तो यहाँ पर एक बहुत ही और एक पैथेटिक सीन को यहाँ पर बताया गया है। यहाँ पर कुछ माहौल ऐसा है कि साइलेंस ग्रिप्ड माई स्लीव। तो यहाँ पर जो प्रोटैगनिस्ट है उन्हें साइलेंट यानी जो नीरवता है वो जकड़ के रख दिया है। और यहाँ पर जो बर्निंग माई हाउस कह रहा है, यहाँ पर बर्निंग हाउस का और एक मीनिंग हो सकता है, ये जो पाप काम है ये धुल जाएगा। अगर बर्निंग माई हाउस लिखा गया है तो बर्निंग माई हाउस का मतलब है जो मेंटल स्टेट है। अगर पोएट का जो प्रोटैगनिस्ट का जो मेंटल स्टेट है वो उसे अगर जला दिया जाए तो ये पाप काम भी समाप्त हो जाएगा, ये जो इमोरल चीज़ हैं वो भी ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर बर्निंग माई हाउस का मतलब हो सकता है प्रोटैगनिस्ट का जो मेंटल स्टेट है। उसके बाद यहाँ पर लिखा गया है हिज ओल्ड नेट्स हैड ओनली ड्रैग्ड अप फ्रॉम द सी। तो प्रोटैगनिस्ट देख रहे हैं जब वो जो फिशरमैन है वो समंदर से अपने जाल को खींच रहा है तो उसके जाल में कुछ भी नहीं है, ओनली ड्रैग्ड अप फ्रॉम द सी। उसके जाल में क्या है, सिर्फ उसका जो पुराना जाल है वो सिर्फ आ रहा है। यानी उसके पास सिचुएशन इतना ख़राब है कि कोई भी मछली नहीं है उस जाल में, तो उसके पास खाने के लिए कोई भी चीज़ नहीं है। ठीक है, इसका मतलब और एक मीनिंग भी हो सकता है कि जो प्रोटैगनिस्ट ये काम करने जा रहे हैं इससे उनको कुछ भी हासिल नहीं होगा, सिर्फ पाप ही मिलेगा, क्योंकि ये जो काम है ये बहुत ही इमोरल काम है। तो ये काम करने से उन्हें कुछ भी हासिल नहीं होगा, सिर्फ उन्हें पाप ही मिलेगा। इन द फ्लिकरिंग डार्क हिज हार्ट ओपन्ड लाइक ए वुंड, द wind was I, and the days and night before, palm fronds scratched my skin inside the sack, and oil lamps splattered the hours burnt to those walls. Over and over the sticky soot crossed the space of my mind. In the flickering dark, his heart opened like a wound. यहाँ पर हमें पता चलता है कि जो फिशरमैन एंड प्रोटैगनिस्ट हैं वो फिशरमैन के घर पर पहुंच चुके हैं। फिशरमैन के घर को देखते हुए प्रोटैगनिस्ट यहाँ पर कह रहे हैं इन द फ्लिकरिंग डार्क हिज हार्ट ओपन लाइक ए वुंड। फिशरमैन का जो घर है उसके अंदर बहुत ही अंधेरा है, चारों तरफ अंधेरा है
और घर को देखते हुए पोएट यहाँ पर उसको वुंड बता रहे हैं, यानी एक घाव की तरह बता रहे हैं, एक जख्म की तरह बता रहे हैं। तो इस फ्रेज से हमें पता चलता है कि उसका जो घर है, फिशरमैन का जो घर है वो कितना खराब है, उसका सिचुएशन कितना खराब है। उसका जो घर है वो टूटा फूटा घर है। द विंड वॉच आई। एंड यहाँ पर प्रोटैगनिस्ट और भी बता रहे हैं, मैं इस घर को एक तूफान की तरह आया हूँ। यानी कि वो घर तो पहले से टूटा फूटा है, लेकिन पॉइंट जिस काम से यहाँ पर आए हैं वो एक तूफान की तरह है जो इस घर को बर्बाद कर देगा। एंड द डेज एंड नाइट बिफोर, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है, क्योंकि मेरे पहले शायद यहाँ पर और कई भी स्ट्रेंजर आ चुके होंगे। डेज एंड नाइट बिफोर, इसका मतलब है फिशरमैन मुझसे पहले भी और कई स्ट्रेंजर को यहाँ पर ला चुका है। पाम फ्रॉन्ट्स स्क्रैच्ड माई स्किन। प्रोटैगनिस्ट फिशरमैन के घर के अंदर घुसते ही उनके शरीर में क्या हुआ, जो पाम लिप्स के स्पाइक्स होते हैं, यानी पाम लिप्स एक ब्रांच से कनेक्ट होते हैं और वहाँ पर एक छोटे छोटे स्पाइक्स जैसे होते हैं, वो उनका स्क्रैचेस का दाग उनके शरीर पर आ गया। इनसाइड द सैक एंड ऑयल लैम्प स्प्लैट द आवर्स बॉन्स टू दोज वॉल्स। इनसाइड द सैक, सैक यानी उसका जो कुटिया है, उसका जो घर है, उसके अंदर क्या है, एन ऑयल लैम्प है, एक लैम्प है उसके अंदर जो कि उस अंधेरे को दूर कर रहा है, यानी उस अंधेरे से थोड़ा सा छुटकारा मिल रहा है। द आवर्स बंच टू दोज वॉल्स, और उस घर के अंदर जो समय है वो सिमट कर रह गया है, यानी वहाँ पर कुछ माहौल ऐसा है कि दिन रात समान हो गया है। यानी इस लाइन से हमें पता चलता है कि वो जो फिशरमैन है वो हर समय उस घर के अंदर बहुत सारे स्ट्रेंज लोगों को लेके आता है। ओवर एंड ओवर द स्टिकी सूट क्रस्ट द स्पेस ऑफ माई माइंड। ओवर एंड ओवर द स्टिकी सूट, सूट यानी यहाँ पर स्टिकी सूट, इसका मतलब जब कभी भी हम ऑयल लैम्प वगैरह लगाते हैं उससे एक काला धुआं जैसा प्रोड्यूस होता है और जो ऊपर जाके दीवारों में चिपक जाता है, तो उसे स्टिकी सूट बता रहे हैं। यहाँ पर ये जो लास्ट लाइन है ये प्रोटैगनिस्ट का जो इनर स्टेट ऑफ माइंड है उसे बता रहा है। और यहाँ पर इसका और एक भी मीनिंग हम निकाल सकते हैं, ओवर एंड ओवर, यानी उस घर के अंदर बहुत सारे स्ट्रेंज लोग आ चुके हैं, और ओवर एंड ओवर वो जो लैम्प है, ऑयल लैम्प है, वो बहुत समय से ऐसे ही जल रहा है, और उसकी वजह से जो स्टिकी सूट है यानी उसका जो धुआं है वो दीवार पर और चारों तरफ जो दीवार है उस पर चिपक चुका है। यानी वहाँ पर एक ऐसा माहौल क्रिएट हो चुका है जो कि कभी भी साफ नहीं हो सकता। आई हर्ड हिम से, माई डॉटर, शी इज जस्ट टर्न 15, फील हर, आई विल बी बैक सून, योर बॉस लिव्स एट 9, द स्काई फेल ऑन मी एंड ए फादर्स एग्जस्टेड वाइल, long and lean, her ears were cold as rubber. She opened her wormy legs wide. I felt the hunger there. The other one, the fish slithering, turning inside. प्रोटैगनिस्ट फिशरमैन को ये कहते हुए सुनते हैं, आई हार्ड हिम से, माई डॉटर, शी इज जस्ट 15। तो फिशरमैन जो है वो अपने बेटी को दिखाते हुए कह रहा है, शी इज जस्ट 15, यानी इसकी उम्र अब 15 साल है। फील हार, ये फील हार इसका मतलब है आपका जो सेक्सुअल डिज़ायर है या फिर आपका जो हंगर है मिटा लो। आई विल बी बैक सून, योर बॉस लिव्स एट नाइट। तो यहाँ पर और एक बहुत ही जो दुखद सीन को दर्शाया गया है। तो जो फिशरमैन है वो अपने बेटी को दिखा रहा है और कह रहा है ये अभी 15 साल की है, अपना जो हंगर है इसके ज़रिए आप मिटा लो, यानी आपका जो सेक्सुअल डिज़ायर है मिटा लो, मैं कुछ देर में वापस आता हूँ, यानी आपके पास बहुत समय है। योर बॉस लिव्स एट 9, यानी आपके पास 9 बजे तक समय है, आप इसके अंदर अपना जो भूख है वो मिटा लो। तो ये बहुत ही एक दुखद सीन यहाँ पर दर्शाया गया है। द स्काई फेल ऑन मी एंड ए फादर्स एग्जस्टेड वाइल। यहाँ पर इस बात को सुनते हुए प्रोटैगनिस्ट के सर पर जैसे बादल गिर गया, आसमान गिर गया। द स्काई फेल ऑन मी एंड ए फादर एग्जस्टेड वाइल, यहाँ पर वाइल का मतलब है जो क्लेवरनेस। तो यहाँ पर जो फादर है, जो फिशरमैन है, वो ऐसा बताकर बाहर चला गया। तो यहाँ पर दो चीज़ हमें समझ में आता है कि प्रोटैगनिस्ट फिशरमैन का जो बात है उसे सुनने के बाद उसके सर में जैसे आसमान गिर पड़ा, और जो फिशरमैन है वो कैसे चालाकी से वहाँ से बाहर चला गया, वो भी यहाँ पर प्रोटैगनिस्ट देख रहे हैं। लॉन्ग एंड लीन, हर ईयर्स वर कोल्ड एज रबर। तो प्रोटैगनिस्ट उस लड़की को देखकर ये सोच रहे हैं, लॉन्ग एंड लीन, वो बहुत लंबी है, लीन यानी पतली है। हर ईयर्स वर कोल्ड एज रबर, उसका जो शरीर है वो कोल्ड है, रबर जैसे कोल्ड है।
सी ओपन्ड हर वर्मी लेग्स वाइड, आई फेल्ट द हंगर देयर। तो यहाँ पर वो जो लड़की है वो पहले भी ये काम कर चुकी है, तो यहाँ पर उसे देखते हुए पोएट ये सोच रहे हैं उसका जो लेग्स हैं वो बहुत ही पतली है, क्योंकि उन्हें ठीक तरीके से खाना नहीं मिल पाता है, तो वो माल न्यूट्रिशन से पीड़ित है। तो उसका जो लेग्स है उसे देखते हुए पोएट को ये लग रहा है कि जैसे कि ये पोएट डैमेज्ड हैं, यानी जैसे कि इन लेग्स को कोई खा गया है। तो यहाँ पर कौन खा सकता है उस लेग्स को? जो प्रोटैगनिस्ट की तरह वहाँ पर अपने सेक्सुअल हंगर को मिटाने आया है वही लोग हो सकते हैं, या फिर जो भूख की वजह से जो माल न्यूट्रिशन है उसकी वजह से उसका जो लेग्स है वो इतना पतली हो गई है और डैमेज हो गई है। सी ओपन हर वर्मी लेग्स, आई फेल्ट द हंगर देयर। उसका जो लेग्स है वो देखते ही मैं जो खुद का जो हंगर है वो फील कर सकता था। द अदर वन द फिश स्लिदरिंग टर्निंग इनसाइड। मैं अपने अंदर भी एक हंगर फील कर सकता था, और जो दूसरा वाला हंगर है द अदर वन, यानी जो दूसरा हंगर है, जो दूसरा भूख है वो भी मैं फील कर सकता था। द फिश स्लिदरिंग टर्निंग इनसाइड। फिश स्लिदरिंग टर्निंग इनसाइड इसका मतलब है जब हमें बहुत ज़ोर से भूख लगता है तो हमारे पेट में चूहे दौड़ने लगते हैं, तो हमें ऐसा फील होता है। तो उस समय प्रोटैगनिस्ट ये फील कर पाते हैं, खुद के अंदर जो सेक्सुअल हंगर था, सेक्सुअल डिज़ायर का हंगर था वो भी फील कर पाते हैं, और उस लड़की के अंदर जो खाने की कमी की वजह से जो उसके अंदर जो हंगर था उसे भी वो महसूस कर पाते हैं। इस पोएम को पढ़ने के बाद हम एक कंक्लूजन में आते हैं। यहाँ पर दो मेन कैरेक्टर्स हैं, एक फिशरमैन और दूसरा है प्रोटैगनिस्ट। तो दोनों लड़ रहे हैं, किससे लड़ रहे हैं? खुद से। जो फिशरमैन है वो अपने अंदर की भूख से लड़ रहा है, जो फूड के लिए है, ठीक है, वो खुद से लड़ रहा है, अपने परिस्थितियों के साथ लड़ रहा है। और जो दूसरा कैरेक्टर है प्रोटैगनिस्ट, वो किससे लड़ रहा है? वो अपने जो मेंटल स्टेट है, अपने सेक्सुअल डिज़ायर है, उस मेंटल स्टेट से वो लड़ रहा है। तो यहाँ पर वो चीज़ इस पोएम में भी दर्शाया गया है, जैसे कि एक लाइन है, पाम फ्रॉन्ट्स स्क्रैच्ड माय स्किन। जैसे कि वो पाम फ्रॉन्ट्स उस प्रोटैगनिस्ट के स्किन पर स्क्रैच्ड हो रहे हैं, तो ये जैसे वो पाम फ्रॉन्ट्स मना कर रहे हैं उसे वो काम करने के लिए। तो पोएम में बहुत सारे जगहों पर ये चीज़ दर्शाया गया है, ठीक है। तो एक अपने फूड के हंगर के लिए जूझ रहा है और दूसरा अपने सेक्सुअल डिज़ायर की वजह से लड़ रहा है, ठीक है। ये पोएम भले ही एक छोटी सी पोएम है, लेकिन इसके अंदर एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग मैसेज है, उसके साथ साथ एक स्ट्रॉन्ग थॉट प्रोवोकिंग पोएम है ये। यहाँ पर ये पोएम ख़त्म होता है। तो आई होप ये पोएम आपको समझ में आ गया होगा। तो वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, एंड माई स्टडी टाइम यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।